नमस्कार, स्टेट लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना नववार। बात करेंगे बिहार की। बिहार के दरभंगा के अलीनगर में अमित शाह बीजेपी कैंडिडेट्स मैथिली ठाकुर के समर्थन में जनसभा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दरभंगा में विशाल चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा, लालू जी, बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली नहीं है, बेटे को सीएम बनाने के सपने देखते रहिए। शाह ने कहा कि 25 साल की मैथिली ठाकुर को बिना किसी राजनीति बैकग्राउंड के हमने टिकट दिया है। कांग्रेस और राजद में ऐसा हो सकता है क्या? ये लोग सिर्फ अपने परिवार के कल्याण के पीछे लगे हैं। आप बताइए, जो अपने बेटे बेटियों के पीछे लगे हैं, इनकी पार्टी में किसी और का नंबर लग सकता है क्या? ये सिर्फ बीजेपी में हो सकता है। सोनिया जी राहुल को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं, लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। मैं दोनों को बताना चाहता हूं कि दिल्ली में नरेंद्र मोदी और बिहार में नीतीश कुमार के रहते अभी कोई वैकेंसी खाली नहीं है। अमित शाह ने कहा कि एनडीए सरकार ने मैथिली भाषा को आधिकारिक दर्जा दिया, संविधान का भाषा में अनुवाद किया। मिथिला में देवी सीता का मंदिर बनाया जा रहा है। उन्होंने जिन स्थानों का दौरा किया वे सभी राम सर्किट से जुड़ेंगे। इतनी सारी माताएं बहनें हैं, भव्य सीता माता का मंदिर कौन बना रहा है? भाइयों बहनों, 550 साल से अयोध्या में रामलल्ला टेंट में बसते थे। टेंट में 550 साल से लेकर आज तक ये सारी पार्टियां, जदयू, कांग्रेस, ममता, बसपा, सपा, किसी ने राम मंदिर नहीं बनाने दिया। आपने हमारे गोपाल जी को 19 में चुनकर भेज दिया। मोदी जी प्रधानमंत्री बने और डंके की चोट पर अयोध्या में रामलल्ला का मंदिर बन गया। रामलल्ला का मंदिर तो बन गया, सीता मैया का बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जरा जोर से बोलो, बनना चाहिए का नहीं बनना चाहिए? 850 करोड़ रुपए से सीता मैया का भव्य मंदिर बनाने की नींव श्री नीतीश कुमार और मैंने डाली। बिहार में विधानसभा के पहले चरण के चुनाव की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग तीखी होती जा रही है। नेता अपने विरोधी दलों पर जमकर हमले कर रहे हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवंगत माफिया शहाबुद्दीन के गढ़ सिवान में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस रैली में सीएम योगी ने राजद एवं महागठबंधन पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में भी एनडीए विजयी होगा और बिहार में जंगल राज की वापसी रोकेगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, यहां से आरजेडी ने जो प्रत्याशी दिया है वो देश दुनिया में अपने आपराधिक प्रवृत्ति की वजह से माना जाता है। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा का जैसा नाम वैसा काम, यह कांग्रेस, आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों को शोभा दे सकता है कि वे किसी पेशेवर अपराधी और माफिया को गले लगाकर किसी बाबर और किसी औरंगजेब की मजार में जाकर सजदा पड़ेंगे। सीएम योगी ने आरजेडी को हिंदू विरोधी बताते हुए कहा कि आरजेडी के लोग आज भी राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं। गौरव पर हर व्यक्ति, भारत का हर नागरिक गौरव की अनुभूति करता है। बिहार का अपना गौरवशाली इतिहास रहा है। ये वही धरती है जिस धरती ने महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान किया था। ये वही धरती है जिसने भारत को एक नई दिशा देने वाले और भारत का स्वर्ण युग लाने वाले चाणक्य जैसा ऋषि भारत को दिया था। और ये वही धरती है जिस धरती ने चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में भारत को यशस्वी शासन की बागडोर सौंपी थी। ये वही धरती है जिस धरती में वीर कुंवर सिंह पैदा हुए, जिस धरती ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश का प्रथम राष्ट्रपति दिया, जिस धरती ने बाबू जगजीवन राम को दिया, जिस धरती ने जब देश
सदैव जय प्रकाश नारायण को पैदा करके जिस धरती ने लोकतंत्र को फिर से बचाने का काम किया, ये वही पावन धरा है बिहार की, जिसको नमन करने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। बहन और भाइयों, एक गौरवशाली अतीत। बिहार के पटना में छठ पूजा के दौरान हुए 3 अलग अलग हादसों में 5 लोगों की मौत हो गई। पहला हादसा गंगा नदी में हुआ, जहां चिंटू और संजय कुमार नाम के 2 युवक डूब गए। स्थानीय लोगों ने दोनों को बचाकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दूसरा मामला बाढ़ थाना क्षेत्र के गंगा घाट का है, जहां पूजा के दौरान एक श्रद्धालु को दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इसी दौरान पैजुना और बादपुर गांव में छठ पूजा करते समय 2 किशोर नदी में डूब गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीमों ने मौके पर पहुंचकर बचाव अभियान चलाया। एक तरफ अर्घ दे रहे थे और पानी कुछ खास नहीं था, लेकिन कुछ दूरी में नहाते नहाते अचानक गड्ढा मिल गया। तो नहाते नहाते ग्रुप में 2-3 लोग नहा रहे थे, तो उसमें एक डूब गए। तो जो संग में था तो एक बचाने गया तो दूसरा भी डूब गया, तीसरा हल्का से डूबा तो निकल गया। जब ये हमने सुना कि डूब रहा है तो हम गए बचाने के लिए। एक तीसरा और बगल का डूब रहा था, उसे हमने निकाला। उसके बाद कुछ दूरी पे गए तो उधर ज्यादा पानी होने के कारण हम लोग नहीं जा पाए। तो कुछ वहाँ आसपास के जो नाव वाले थे भैया, वही सब आके हेल्प किए। तो उन्हीं की मदद से थोड़ा सा समय लग गया निकालने में, 15-20 मिनट लग गया हम लोग को। बात करेंगे झारखंड की। चाईबासा जिले के सदर अस्पताल में बच्चों के इलाज के दौरान HIV पॉजिटिव ब्लड चढ़ाने की घटना के विरोध में स्वास्थ्य विभाग और राज्य सरकार को निशाने पर लेते हुए अब झारखंड के मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी द्वारा आहूत कोल्हान बंद का आह्वान किया गया था। हालांकि इस बंद का खास असर नहीं दिखा। बता दें कि राज्य सरकार के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोलते हुए अब तक कई बार निशाना साधा है। राजधानी रांची में नेता प्रतिपक्ष एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बच्चों को HIV संक्रमित खून चढ़ाए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे लापरवाही नहीं बल्कि राज्य संपोषित हत्या का प्रयास बताया था। उन्होंने ये भी कहा था कि चाईबासा सदर अस्पताल में थैलेसीमिया से पीड़ित 5 मासूम बच्चों को संक्रमित खून चढ़ाया गया और अब सभी बच्चे HIV पॉजिटिव पाए गए। इसी के साथ नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कहा कि डॉक्टरों को निलंबित करना पर्याप्त नहीं है। चाईबासा और सरायकेला खरसावां 2 जिलों और प्रत्येक जिलों मुख्य जिला मुख्यालय में आज शाम में सरकार का पुतला दहन किया जा रहा है। चाईबासा में NH 220 पर बड़े वाहनों की नो एंट्री को लेकर मंत्री आवास घेराव में शामिल लोगों पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज को प्रदेश भाजपा ने बर्बर, जनविरोधी और हिंसक करार दिया है। इसी क्रम में राजधानी रांची स्थित भाजपा के केंद्रीय कार्यालय में कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद आदित्य साहू ने हेमंत सोरेन को घेरते हुए पूरी घटना की तीखी निंदा की और पुलिस प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ प्रदेश के सभी जिलों में पार्टी द्वारा राज्य सरकार का पुतला दहन और बुधवार को पश्चिम सिंहभूम, चाईबासा, सरायकेला, खरसावां जिलों में 12 घंटे के बंद का आह्वान किया है। बंद 6 बजे सुबह से शाम 6 बजे तक है, जिसमें आवश्यक सेवाओं को बंद मुक्त रखा गया है। एक जन विरोधी, आदिवासी मूलवासी विरोधी हेमंत जी की सरकार चल रही है, जो लगातार अराजक, बर्बर और हिंसक हो गई। लोकतंत्र में शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों को रखने का जनता का अधिकार है, परंतु हेमंत सोरेन जी बंदूक के नोक पर, गोलियों के बौछार पर जनता को डराकर, धमकाकर उनकी अभिव्यक्ति की आजादी को भी छीनना चाहती है। तो हमेशा बार बार लोग कहते हैं कि आदिवासी मूलवासियों की सरकार है, लेकिन विगत 6 वर्षों पे जब भी जनता अपनी मांगों को कानूनी तौर पर वैधानिक तरीके से अपनी बातों को रखने के लिए प्रदर्शन के माध्यम से जब सड़कों पर उतरती है तो उनकी आवाज। बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड में 3 दिवसीय लुगुबुरु घाटाबाड़ी धारोम गाड़ राजकीय महोत्सव 3 नवंबर से शुरू होने जा रहा है, जिसका समापन 5 नवंबर को होगा। लेकिन निमंत्रित अतिथियों पर अभी तक पूजा समिति और बोकारो जिला
प्रशासन में कोई ठोस निर्णय अथवा सहमति नहीं बन सकी है कि आखिर कौन कौन इस महोत्सव में अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इसके लिए पूजा समिति द्वारा लगातार बैठकों का दौरा जारी है। इसी विषय पर पूजा समिति ने मंगलवार को लुगुबुरु के मेडिकेशन सेंटर में एक वृहद बैठक बुलाई। लगभग 7 घंटे चले इस मैराथन बैठक में राज्य के कई जिलों से संथाल आदिवासी प्रतिनिधि पहुंचे और अपना अपना पक्ष रखा, जिसमें साफ तौर पर मोहर लगी कि इस महोत्सव में 4 कुर्मी नेता या जनप्रतिनिधि, स्थानीय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, आजसू पार्टी सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो, JLK अध्यक्ष सह डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो, मांडू विधायक तिवारी महतो ने की नो एंट्री है। अगर जिला प्रशासन निमंत्रण देगी तो आदिवासी समाज इसका खुले तौर पर विरोध करेगा। हमारे संथाल विद्वान लोग हैं या हमारे राजनीतिज्ञ लोग हैं, उनका अनुसरण करते या धर्मगुरु लोग हैं, उस सबको याद करते हुए हम लोग हर्षोल्लास के साथ मनाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और उसी के संदर्भ में प्रशासन या कमेटी के माध्यम से जो एक तैयारियां पूरा चल रही है, अच्छा से हो, इस संबंध में पूरा चर्चा हुआ। और हम चाहते हैं लुगु बाबा का, लुगु माँ का भी आशीर्वाद है और हम जन तालाब का भी आशीर्वाद ऐसा हो, कृपा हो, सबका सहयोग हो, तो हम लोग अच्छा से साल मनाएं, यही हम लोग कामना करते हैं। हजारीबाग जिले में सक्रिय उग्रवादी संगठन PLFI के नाम पर कोयला कंपनियों से लेवी वसूली की धमकी देने वाले 2 कुख्यात अपराधी प्रदीप कुमार गंजू एवं विनय कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक 27 अक्टूबर 2025 की देर रात लगभग 9:30 पर पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि केरेडारी थाना क्षेत्र के पंचुड़ा जंगल में प्रतिबंधित संगठन PLFI के कुछ सदस्य किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने के इरादे से जुटे हैं। सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पवन कुमार के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया। छापेमारी टीम के पचुड़ा जंगल पहुंचने पर 3 व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में दिखे, जो पुलिस बल को देखते ही भागने लगे। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर 2 व्यक्तियों को मौके पर गिरफ्तार किया, जबकि एक व्यक्ति अंधेरे और जंगल का फायदा उठाकर फरार हो गया। इस गांव में आज अर्ली मॉर्निंग में एक नक्सल ऑफ हम लोगों ने कैरी किया, जिसमें हजारीबाग पुलिस और कोबरा के द्वारा किया गया, कोबरा 209 के द्वारा। जो 3 नक्सली मारे गए हैं, एक परवेश है जो CC मेंबर है, 1 करोड़ का इनामी है, दूसरा बिरसेन है जो SAC मेंबर है, 25 लाख का इनामी है, और तीसरा जो 10 लाख का इनामी है, सब जोनल है। तीनों मारे गए हैं और 3 AK-47 हमें रिकवर हुआ है। भारी मात्रा में गोली भी मिला है। अन्य भी नक्सल से जुड़ा हुआ दस्तावेज और डॉक्यूमेंट टेक्निकल सब कुछ मिला है। तो अभी हमारी टीम और आगे कार्रवाई कर रही है। बात करेंगे हरियाणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को हरियाणा के अंबाला में स्थित वायुसेना स्टेशन से राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरी। एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने भी इसी एयरबेस से एक अलग विमान में उड़ान भरी। राफेल विमान में चढ़ने से पहले राष्ट्रपति ने जी सूट पहना था, हाथ में हेलमेट लिए और धूप का चश्मा लगाए। मुर्मू ने पायलट के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं। सुबह 11:27 पर विमान की उड़ान भरने से पहले राष्ट्रपति ने विमान के अंदर से हाथ हिलाकर अभिवादन किया। बुधवार सुबह वायुसेना स्टेशन पहुंचने पर राष्ट्रपति को औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया था। सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर मुर्मू ने 8 अप्रैल 2023 को असम के तेजपुर वायुसेना स्टेशन में सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान में उड़ान भरी थी और वह ऐसा करने वाली तीसरी राष्ट्रपति बनी थी। पंजाब के पूर्व DGP मोहम्मद मुस्तफा के बेटे की मौत की जांच कर रही हरियाणा पुलिस की विशेष जांच टीम ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने परिवार को दी गई सुरक्षा टीम में शामिल पंजाब पुलिस के कई जवानों से पूछताछ की है। पंचकुला पुलिस की SIT ने मृतक अकील अख्तर का मोबाइल फोन भी अपने कब्जे में ले लिया, जिसे फॉरेंसिक जांच और डेटा रिकवरी के लिए भेजा जाएगा। मोबाइल फोन के अलावा अख्तर की डायरी और एक लैपटॉप भी उनके परिवार ने SIT को सौंपा है। पंचकुला के सहायक पुलिस आयुक्त और SIT प्रभारी विक्रम नेहरा ने
मंगलवार को कहा कि अख्तर की मौत का कारण अभी पता नहीं चल पाया है, क्योंकि बिसरा जांच समेत कई रिपोर्टों का भी इंतजार है। मुस्तफ़ा और उनकी पत्नी रजिया सुल्ताना, जो पंजाब की पूर्व मंत्री थी, उनके खिलाफ हरियाणा के पंचकुला पुलिस ने उनके 35 साल के बेटे की मौत के सिलसिले में मामला दर्ज किया है। से पहले जो बेसिक जो इन्वेस्टिगेशन है, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। हमने जो साइंटिफिक एविडेंसेस थी उनको कलेक्ट किया है, उनको फोरेंसिक्स में भेजा है, उसकी हम रिपोर्ट की वेट कर रहे हैं। और सबसे पहले ये एस्टेब्लिश करना है हमें कि मृत्यु का कारण क्या था, जो कि अभी तक नहीं हो पाया है, क्योंकि सभी जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आ जाएंगी, जो डॉक्टर्स हैं वो इस चीज़ को क्लियर नहीं कर सकते कि मृत्यु का क्या कारण है। हमने घटना स्थल से जुड़े हुए, मृतक से जुड़े हुए और इस परिवार से जुड़े हुए लोगों से हम पूछताछ कर रहे हैं, और जैसे ही ये प्राइमरी काम हमारा कंप्लीट होगा उसके बाद हम जो मृतक का परिवार है और जिन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज है, एक एक करके उनको सबको बुलाएंगे आने वाले कुछ ही दिनों में और सबसे पूछताछ करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये मानते हैं कि जो हमारी जो जांच है उसमें जो भी एविडेंस हैं, जो भी तथ्य हैं, वो हमारे पास हों, ताकि जब पूछताछ की जाए तो पूछताछ के दौरान हमारे पास सभी तथ्य मौजूद हों। पंजाब सरकार ने एक कार्यक्रम शुरू किया है जो सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी भाषा सीखने पर जोर देगा। इंग्लिश इसका आधिकारिक शुभारंभ मंगलवार को गुरु नानक देव विश्वविद्यालय में हुआ, जहां दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया भी मौजूद थे। राज्य का मकसद सरकारी स्कूलों के छात्रों को अंग्रेजी में दक्ष बनाना है, ताकि वे विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें। यह कार्यक्रम कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए है। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ समेत 12 राज्यों में SIR सर्वे कराने का ऐलान किया है। मामले में कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय ने कहा कि बीजेपी के इशारों पर ईसी काम कर रहा है। ईसी ने बिहार में SIR सर्वे से 65 लाख वोटरों के नाम काटे हैं और आने वाले दिनों में दूसरे राज्यों में भी बीजेपी के इशारों पर नाम काटे जाएंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी पूरे तरीके से तैयार है। कांग्रेस पार्टी की एक वोटरों पर नजर रहेगी। निर्वाचन आयोग कोई गलत कार्य करेगा तो कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ेगी। अब केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा SIR का सर्वे और SIR के माध्यम से मतदाता सूची में पुनर्निरीक्षण का काम चालू किया जाएगा, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य को भी लिया गया है और केंद्र शासित राज्य और राज्यों मिलाकर 12 जगह ये फैसला लिया है। जिस प्रकार से केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने बिहार में SIR के माध्यम से 65 लाख लोगों का मतदाता सूची से नाम काटने का काम किया है, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इशारों पर केंद्रीय निर्वाचन आयोग काम कर रहा है और उसकी तैयारी के लिए जिन राज्यों में आने वाले 2-3 साल में चुनाव है, वहां पर SIR के माध्यम से लोगों के नाम काटने का काम भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे होने वाला है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से अपने VLA के साथ में तैयार है। हमारा एक एक नाम पर फोकस होगा, जहां BLO बैठकर VLA के साथ बात करेगा और जिस प्रकार से जो लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जो लोग इस प्रदेश से पलायन कर चुके हैं, दूसरे प्रदेशों में जा चुके हैं, जिनका नाम यहाँ पहले से स्थापित है, उसको छोड़कर अगर SIR के माध्यम से और किन्हीं कारणों से यहाँ पर स्थानीय लोगों का नाम काटा जाएगा तो इसका पूरा विरोध और इसकी पूरी तैयारी के साथ हम लोग तैयार हैं। निर्वाचन आयोग कोई गलत काम करेगा तो उसकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। बात करेंगे मध्य प्रदेश की। बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा के सामने एक अज्ञात हमलावर ने बीजेपी नेता नीलू रजक उर्फ नीलेश रजक को नजदीकी से गोली मार दी। गोली सीधे सिर में मारी गई, जिससे बीजेपी नेता नीलू की मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमलावर ने चेहरा कपड़े से ढका था और वारदात के समय मौके से फरार हो गए। घटना का वीडियो CCTV में कैद हो गया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक महिला यात्री के साथ बलात्कार के आरोप में एक बस कंडक्टर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। घटना मंगलवार रात पड़ाव थाना क्षेत्र में हुई। पीड़िता शिवपुरी से ग्वालियर जा रही थी। एक अधिकारी ने बताया कि बस कंडक्टर ने उसे बातों में फंसाया और फिर उसके साथ बलात्कार किया। उन्होंने आगे कहा कि हमने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।
हाँ, विगत रात जो महिला, एक पीड़ित महिला है जिसने प्रथम सूचना दर्ज कराई कि शिवपुरी से ग्वालियर आ रही थी और बस के कंडक्टर द्वारा उसको प्रलोभन या लालच देकर उसको अपने बातचीत में उलझाया और ज़बरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म किया, जिसके ऊपर हमने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना किया गया और आरोपी को भी हमने गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया। आरोपी कहाँ का रहने वाला है? आरोपी गुना का रहने वाला है और बस में कंडक्टरी करता है। बात करेंगे राजस्थान के झुंझुनू में एक हार्डवेयर की दुकान में हुए धमाके में दुकानदार की मौत हो गई। ये हादसा बुधवार सुबह करीब 2 बजे हुआ। पुलिस के अनुसार गश्त के दौरान पुलिस टीम कुछ ही मिनटों में मौके पर पहुंचे। दुकान के बाहर सड़क पर एक व्यक्ति घायल अवस्था में मिला। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बात महाराष्ट्र की करेंगे। कॉर्पोरेट सेक्टर में ऊंचे पद पर कार्यरत एक दरिंदे का घिनौना कृत्य सामने आया है। आरोपी ने अपने साथ काम करने वाली महिलाओं को जाल में फंसाकर उनके साथ यौन शोषण किया और फिर उनके अश्लील वीडियो बनाकर उनसे लाखों रुपए की वसूली की। इस आरोपी का नाम प्रदीप नरले है, जिसे पनवेल शहर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र के नागपुर जिले में किसान आक्रामक हैं। किसान अपनी मांगों को लेकर टायर जलाकर सड़क जाम कर रहे हैं। किसानों ने नागपुर मुंबई समृद्धि राजमार्ग को जाम कर दिया है। महाराष्ट्र में किसानों की पूर्ण ऋण माफी की मांग को लेकर बच्चू कड्डू के नेतृत्व में पिछले 2 दिनों से नागपुर में अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। हालांकि सरकार ने अभी तक इस पर ध्यान नहीं दिया है। गुस्साए किसानों ने नागपुर मुंबई समृद्धि राजमार्ग पर वाहनों का आवागमन पूरी तरह बाधित कर दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।